अहम ब्रह्म। सरल वैदिक संस्कृत कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग समास प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं। आज समास के कुछ व्यवहारिक प्रयोग और इसके नियमों पर विचार करेंगे। व्यवहारिक प्रयोग में कुछ नियम बताए गए हैं, आइए उनको समझने का प्रयास करते हैं। नियम एक, समास का प्रयोग सरल पद रचना के लिए कर सकते हैं। विभक्तियों के प्रयोग में इससे सरलता हो सकती है, क्योंकि समास का मौलिक सिद्धांत ही यही है कि इसमें केवल अंतिम पद में विभक्ति लगती है, अन्य पदों की विभक्ति का लोप हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी विभक्ति क्या होगी, कैसे बनाएंगे, कुछ भ्रम है, नहीं ठीक लग रहा है, तो समस्त पद का प्रयोग यदि संभव है तो हम समास करके उससे बच सकते हैं। जैसे हमने कहा षष्ठी विभक्ति में सर्वत्र समास कर दीजिए, उसका क्रिया से सीधा संबंध होता नहीं। संबंध या षष्ठी विभक्ति में उसकी विभक्ति मत लगाइए, समास कर दीजिए जिसके साथ उसको जुड़ना है, षष्ठी विभक्ति समाप्त। के स्थान पर ठीक है। तो नियम दो, अव्यय भाव समास से समस्त पद अव्यय हो जाता है, अर्थात उसमें किसी नामी विभक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो पहले नियम में हमने कहा कि सरल पद रचना के लिए प्रयोग कर सकते हैं, विभक्तियों के प्रयोग में सरलता हो जाती है, वही आगे कहा जा रहा है द्वितीय नियम में कि अव्यय भाव समास से समस्त पद अव्यय हो जाता है। पूरा का पूरा पद अव्यय हो गया, किसी विभक्ति की आवश्यकता नहीं रही अंतिम पद में भी, और सरल हो गया। नियम तीन, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होने के कारण सामान्यतः समस्त पद का वचन पदों की संख्या के अनुसार होता है। उसको समझना चाहिए। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होंगे, जिसे हमको कहना है राम और लक्ष्मण। रामः क्या लक्ष्मणः क्या इस प्रकार कह सकते हैं, रामः लक्ष्मणः क्या इस प्रकार कह सकते हैं। यदि इसका समास बनाएंगे तो हम राम लक्ष्मणों कहेंगे, राम और लक्ष्मण मिलकर दो हो गए तो द्विवचन में प्रयोग होगा। राम लक्ष्मण भरत तीन कहने हैं तो राम लक्ष्मण भरता तीन हो गए। जब तीन है तो वचन भी तीन के अनुसार बहुवचन हो जाएगा। तो द्वंद्व समास में ये बात हमको ध्यान में रखनी है। द्वंद्व समास की चर्चा में बताया गया होगा, नहीं इन नियमों के एक साथ सभी बातें एकत्र की जा रही है, उसको ध्यान से समझ लें। नियम चार, यदि द्वंद्व समास में सभी पदों का लिंग समान हो तो वही लिंग रहेगा। यदि पदों के लिंग भिन्न हो तो समस्त पद का नपुंसक लिंग या उभय लिंग होता। जैसे कहा राम लक्ष्मण उनके तो समान है, पुल्लिंग है, दो भी हैं, परंतु यदि राम और सीता कहना चाहें तो ये समान नहीं है, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, तब नपुंसक लिंग हो गया। जब दोनों मिलकर के हम कहेंगे भैया कौन सा लिंग बना, तो वह लिंग हो गया।
न वो पुल्लिंग रहा न स्त्रीलिंग रहा, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, दोनों को मिलाकर ना पुल्लिंग कह सकते हैं ना स्त्रीलिंग कह सकते हैं, उसी को तो वह लिंग कहते हैं जब ये निश्चय ना हो पाए। ठीक है। समाहार द्वंद्व के रूप में प्रयोग करने पर समस्त पद का प्रयोग एक वचन तथा नपुंसक लिंग में होता है। अब भाइयों का समाहार राम लक्ष्मण भरत कहे तो ये एक परिवार के भाइयों का समाहार हो गया, तो एक वचन नपुंसक लिंग में प्रयोग कर सकते हैं, राम लक्ष्मणम, राम लक्ष्मण भरतम, इस प्रकार से भी चाहे तो कह सकते हैं। तो परिवार का, दंपति का, यूं कहें समाहार तो हमारी भावना पर है, हम एक समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक समूह मान रहे हैं, तभी तो समाज कर रहे हैं। तो हमारे विचार से समाहार लगभग सर्वत्र जहां भी आप ठीक समझे कर सकते हैं। हो सकता है कुछ प्रयोग ऐसे हो जहां लगे नहीं यहाँ तो समाहार नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, समाहार सामान्यता हो सकता है, ये मानकर चले। व्यवहारिक दृष्टि से समस्त पद में आए पदों को सामान्यता समूह या समाहार माना जा सकता है, क्योंकि किसी रूप में साथ होने पर ही एक समस्त के रूप में, एक समस्त पद के रूप में प्रयोग किया जा रहा होता है। ये बात अभी हमने बताई। उदाहरण, हम कोलकाता कानपुरम कह सकते हैं, कोलकाता और कानपुर का समास करके हमने बना दिया, क्योंकि भारत के दो प्रमुख नगरों का समूह होने के कारण समाहार द्वंद्व हो सकता है। अभी हमारे भाव पर है, भाई दो नगर हैं और हमने उसको भारत के दो प्रमुख नगर के रूप में समाहार मान लिया। विशेष इस प्रकार समाहार द्वंद्व के रूप में हमें अनेक पदों का एक पद बनाकर सरलता से प्रयोग करने का एक सरल नियम मिल जाता है, जो व्याकरण के अनुसार उचित ही है। ठीक है, शुद्ध है, अशुद्ध नहीं कह सकते। नियम 7, समाहार द्विगु समास में भी समाहार द्वंद्व का ही नियम प्रयोग होता है। एक ही बात है, संख्यावाची द्विगु, द्विगु में क्या है, बस संख्या होती है, शेष तो सब यथावत है, तो सारे नियम तो उसी प्रकार रहेंगे। नियम 8, तत्पुरुष समास के कुछ रूपों में मध्यम पद का लोप हो जाता है, उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, खेल छात्रा, एक पद बना, समस्त पद है, समास बना है। खेल छात्रा में खेल और छात्र दो पद हैं। अब इसमें मध्य में एक पद और होता तब तो बात पूरी होती। खेल और छात्र तो को समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें मान लीजिए दक्ष पद का लोप है, इसका अर्थ है खेल दक्ष छात्रा, खेल में दक्ष छात्र। ठीक, अब खेल दक्ष छात्रा कहना चाहिए था, खेल में दक्ष छात्र, तो हमने सहजता से कह दिया खेल छात्रा, खेल वाला छात्र। जो छात्र खेल में दक्ष हैं उन्हीं की बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं खेल छात्र, छात्र तो सभी हैं, उनमें उनकी हम बात कर रहे हैं जो खेल में दक्ष। जब खेल की कोई प्रतियोगिता होगी तो हम इन छात्रों को लेंगे, ये खेल में दक्ष हैं, तो हमने कहा भाई खेल छात्र, तो उसमें ये भाव निहित है कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो खेल में दक्ष हैं, जो खिलाड़ी हैं, तो उनको हमने कह दिया खेल छात्रा। तो ये मध्यम पद लुप्त हो गया, दक्ष पद का इसमें लोप हो गया, तो उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। विशेष दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा प्रयोग में इस समास के नियम का भी लाभ उठा सकते हैं। व्यवहारिक संस्कृत में यह नियम उपयोगी है। समास को हम इसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे विभक्तियों के प्रयोग में हमें सरलता होगी, हम सरलता से संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं, जो व्याकरण के नियम से शुद्ध भी होगा, अनुकूल है, अशुद्ध नहीं कह सकता कोई, और हमें विभक्ति का प्रयोग करना भी नहीं पड़ा। ठीक, नियम 9, समास के कुछ ऐसे प्रयोग भी साहित्य में प्रचलित हैं जो व्याकरण में बताए गए नियमों के अनुसार नहीं है। स्पष्ट कहा जा रहा है इस नियम में, ये
ऐसा नहीं कि नियम कोई हमने अलग से बना दिए हैं, ये सभी नियम व्याकरणाचार्यों द्वारा मान्य स्वीकृत हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा में अपनी शैली में लिखे थे, हमने उसको सरल व्यवहारिक भाषा में आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। इन नियमों में कोई नियम ऐसा नहीं है जो हम अपनी ओर से आपको बता रहे हैं, पहले से नहीं थे। नियम हम नहीं बना सकते, है ना, हम कोई नया नियम नहीं बना सकते, वो हमारी सामर्थ्य में नहीं है। जो नियम पहले से हैं उनको हम सरल भाषा में आपके समझ प्रस्तुत कर सकते हैं, ये हमारी भूमिका है। हम कोई नया नियम नहीं बना सकते, ये बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो 9वें नियम में कहा जा रहा है कि समास के कुछ ऐसे प्रयोग भी साहित्य में प्रचलित हैं जो व्याकरण में बताए गए नियमों के अनुसार नहीं है। यह भी एक नियम है। जो सामान्यता जो नियम माने जा रहे हैं उनके अनुसार नहीं है, एक प्रकार से अपवाद है, ऐसा कह सकते हैं। तो नियम के अंतर्गत ये भी स्वीकार किया जा रहा है कि ये अपवाद हैं तो हैं, अब प्रयोग हो रहे हैं तो हो रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो भरपूर प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे प्रयोगों को भी मान्यता दे दी गई है। उनको विपर्यय अथवा मजूर वंशकादि तत्पुरुष समास तथा अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका अर्थ है कि व्याकरण में अपवादों तथा विकल्प को मान्यता देने की परंपरा है और विवेक पूर्वक इस परंपरा का उपयोग किया जा सकता है। विवेक पूर्वक उपयोग किया जा सकता है, क्या आशय है? मान लीजिए व्याकरण में उदाहरण के रूप में कुछ अपवाद बता दिए गए हैं कि भाई ये तो नियम थे परंतु ये अपवाद प्रचलित है, ये भी मान्य है, इस प्रकार से प्रयोग भी होता है, इसको भी आप स्वीकार करें, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी साहित्य में मिलता है, आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक संकेत है, हो सकता है साहित्य में कितने प्रयोग इस तरह के हुए हैं, सारे उदाहरण तो किसी व्याकरण की पुस्तक में नहीं दिए जा सकते। तो इसका अर्थ यही है कि मान लें कि इस तरह के अपवाद भाषा में होते हैं, साहित्य में आपको कहीं मिल सकते हैं, या हम भी अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते समय कुछ ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जो हो सकता है कि नियमों के बहुत अनुकूल ना हो पर व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी हैं, उपयोग हो सकते हैं, तो प्रयोग हो जाएंगे, सहज भाव से हो जाएंगे, इसे स्वीकार करें। नियम 10 में कहा जा रहा है विपर्यय अथवा मजूर वंशकार तत्पुरुष समास में विशेष पहले तथा विशेषण बाद में आता है। सामान्यता विशेषण पहले तथा विशेष बाद में आना चाहिए। व्यंशक मजूर को मजूर व्यंशक कहना इसी का उदाहरण है। जो 9वें नियम में बताया था उसी को 10वें नियम में थोड़ा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको नाम ही दे दिया गया मजूर वंशकादि तत्पुरुष। सामान्यता तो व्यंशक मजूर कहना चाहिए। व्यंशक विशेषण है मयूर का, वह मयूर जो व्यंशक है। अब मयूर व्यंशक कह दिया गया, अब लोगों ने लिखा है, कहा है, तो क्या है? यही अपेक्षा कर सकते हैं भाई हम लोग सामान्यता व्यंशक मयूर कहें तो कहें, लेकिन अब वो लोगों ने कहा है तो वही बात है, बोलचाल में जब भाषा रहेगी तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा, इसे स्वीकार करना चाहिए। तो व्यंशक मयूर को मयूर व्यंशक कहना इसी का उदाहरण है। राजांतरम, ग्रामांतरम, चिदेव, जीमूतस्येव आदि इस समास के चर्चित उदाहरण हैं जो नित्य समास भी कहे जाते हैं। अब देखिए ये सारे पद, समस्त पद बताए गए, वो सब कह रहे हैं कि आपके नियम से तो अलग हैं, लेकिन बहुत प्रयोग हो रहा है, साहित्य में खूब मिल रहा है, क्या करेंगे आप? अब सारे साहित्यकारों का क्या करें? नहीं आप सब गलत है, आप सबने ऐसे तो लिखा है, आप सबको बिल्कुल अलग कर दिया जाए, आपके साहित्य की मान्यता समाप्त कर दी जाए, संभव नहीं है। बड़े बड़े साहित्यकार लिख रहे हैं, उन्होंने किसी भी कारण से, किसी भी आग्रह से इस प्रकार के प्रयोग कर दिए तो कर दिए। अर्थ आपके समझ में आ रहा है ना? भाषा का उद्देश्य यही है कि जो वो कहना चाहता है वो पढ़ने वाले के समझ में आ जाए, सुनने वाले के समझ में आ जाए।
यही भाषा का मुख्य उद्देश्य है और वो पूरा हो रहा है, तो ठीक है, चलेगा। तो राजांतरम, अन्य राजा, ग्रामांतरम अन्य ग्राम, जिदियो और ये तस्सेव आदि उदाहरण बताए गए। नियम 11, सामान्यता समास में प्रथम तथा मध्य के पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास का अर्थ ही यही हमने बताया, केवल अंतिम पद में विभक्ति लगेगी और उसके पहले एक दो जितने भी पद हैं, कितने पद हैं इसका कोई नियम नहीं है। उदाहरण के रूप में सामान्यता हम लोग 2 पदों का समास बताते हैं, अधिक से अधिक कहीं आवश्यकता हुई तो 3 पद ले लिए। व्याकरण में पढ़ाते सिखाते समय सामान्यता 2 या 3 पदों का समास बताया जाता है, और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे विद्वता प्रदर्शन करने वाले लेखक हुए हैं, दंडी आदि, बाण, उनके नाम में ही बाण है, उनका साहित्य पढ़ेंगे तो आपको बेच देगा। दूसरे साहित्यकार का नाम दंडी है, उनके साहित्य को पढ़ना अपने आप में दंड है। किसी को कोई दंड देना हो तो उनसे कह दीजिए दंडी का साहित्य पढ़ डालिए, ये सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दंड है। इतना समास, पूरी की पूरी पंक्ति समाप्त हो जाएगी, उनका पद समाप्त नहीं होगा, पृष्ठ समाप्त हो जाएगा, वाक्य पूरा नहीं होगा। अव्यवहारिक भाषा है, कोई इसका उपयोग व्यवहारिक जीवन में कर ही नहीं सकता, जिसने लिखा है वो भी नहीं करता होगा, संभव ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लंबे लंबे समास भी कुछ लोगों ने अपनी विद्वता प्रदर्शन के लिए लिख डाले हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं। सामान्यतः 2-3 पदों के समास की हम बात करते हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में तो कोई सीमा नहीं है, तो लोगों ने इतने लंबे लंबे समास भी लिखे हैं, 2-3-4 पद कहीं हो भी सकते हैं। तो नियम यही है कि अंतिम पद में विभक्ति लगती है, शेष पदों की विभक्ति लुप्त हो जाती है। तो कह सकते हैं विभक्तियों से बचत भी हो जाती है लंबे लंबे समास करने में। तो एक तरह से सुविधा कह लो, दूसरी ओर से असुविधा कह लो। तो इसको यही कह सकते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं होनी चाहिए इतनी भी कि सारी विभक्तियां का लोप करके आपने पूरा पृष्ठ एक पद बना दिया, वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, अर्थ को क्या अर्थ समझे, अर्थ कैसे समझेंगे। तो इतना रहे ठीक है, 2-3-4 पद कहीं आवश्यक हो तो जोड़ लिए जाए। तो इसमें जो हम बता रहे थे नियम 11 में, तो सामान्यता समास का नियम तो यही है कि अंतिम पद में विभक्ति लगती है और उसके पूर्व के सभी पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है, यही उसकी सरलता है। अब इसके विपरीत जो नियम 11 में की मुख्य बात है जो इसमें बताई जा रही है, इसके विपरीत कुछ पद ऐसे प्रचलित हैं जिनमें विभक्ति का लोप नहीं होता। समास का मूल नियम ही है कि विभक्ति का लोप हो जाएगा। अब ऐसे पद भी प्रचलित हैं जिसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ, वो एक पद के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको नहीं, यदि समास करना है तो इसकी विभक्ति हटाओ, और यदि समास नहीं करना है, विभक्ति लगानी ही है, तो फिर एक पद क्यों माने, अलग अलग लिखो। तो व्याकरण के नियम से ये बात बिल्कुल ठीक है कि समास नहीं मानना है तो उन्हें अलग अलग शब्द, अलग अलग पद मानो, और समास करना है तो विभक्ति हटाओ। परंतु ऐसे पद प्रचलित है जिसमें विभक्ति भी लगी है और वो मिलकर एक पद के रूप में ही व्यवहार में आ रहे हैं। अब व्यवहार में है तो है, आप क्या करेंगे, तो उसको भी मान्यता देनी पड़ी। तो व्याकरणाचार्यों ने उसे एक नाम दे दिया अलुक तत्पुरुष। अलुक का अर्थ है उसका लोप नहीं हुआ, विभक्ति का लोप नहीं हुआ, विभक्ति है और रहेगी तो क्या करें, रहेगी तो रहेगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर एक व्यक्ति का नाम है, इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसलिए लोग जानते भी हैं। ये इस अलुक तत्पुरुष का अच्छा उदाहरण माना जाता है। युधि
स्थिर। युद्ध में जो ई है यह सप्तमी विभक्ति है। युद्ध का अर्थ हुआ युद्ध में सप्तमी विभक्ति सहित स्थिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युद्ध स्थिर कहा। स्थिर का स्थिर हो गया, था का ठा हो गया। ये वैदिक प्रयोग है, आपको लौकिक संस्कृत में ऐसा नहीं मिल सकता। वैदिक प्रयोग में ये मूर्धन्य उच्चारण अधिक हैं। मूर्धन्य में भी कह सकते हैं कि महाप्राण ध्वनिया, मूर्धन्य महाप्राण ध्वनिया, ये वैदिक भाषा की विशेषता है। संस्कृत में ये ध्वनिया तो होती हैं, परंतु वैदिक भाषा में कुछ अधिक होती हैं। यही देखिए, जैसे स्थिर में था का ठा हो गया, वो मूर्धन्य में चला गया। व्याकरण का कोई नियम नहीं है जिससे ऐसा हो सके। तो यही कह लीजिए कि वैदिक भाषा के प्रवृत्ति इसलिए होता है, जो युधिष्ठिर जी के समय में भाषा वैदिक थी, इसलिए उनका नाम वैदिक भाषा में है। संस्कृत भाषा की दृष्टि से युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर होना चाहिए। लेकिन वैदिक भाषा में ये प्रवृत्ति है, हो गई तो हो गई। तो इसमें दो उदाहरण मिल गए। एक तो अलुक तत्पुरुष का, जिसमें ई सप्तमी विभक्ति का चिन्ह लगा हुआ है। सप्तमी विभक्ति है युद्ध ही अपने आप में। पद यदि आप जोड़कर युधिष्ठिर ना बोलें तो युद्ध स्थिर बोल सकते हैं। युद्ध का अर्थ ही हो गया युद्ध में स्थिर। जो युद्ध में स्थिर है, युद्ध में अडिग है, उस वीर योद्धा को युधिष्ठिर कहते हैं। उसका नाम रखा गया युधिष्ठिर। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही खेचर, खे जो है, तो इसमें भी जो ये ए दिख रहा है, ये सप्तमी विभक्ति का ही है। खा में ई जुड़ा तो खे हो गया खेचर। अंतेवासी, ये अंते भी वही है। आत्मने पदी, जो आत्मने पदी परस्मय पदी हमने बताए, वो स्वयं में उदाहरण है इसी अपवाद के। आत्मने, आत्मन में, आत्मन के लिए। परस्मय, ये भी वही है। परा के लिए, पर के लिए, चतुर्थी विभक्ति यहां लगी हुई है। तो इसमें विभक्तियां लगी हुई हैं, फिर भी सबको मिलाकर एक पद के रूप में, समस्त पद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसको एक नाम दे दिया गया अलुक तत्पुरुष। विभक्ति भी है और कुल मिलाकर एक समस्त पद भी है। इसमें समास न माने तो भी व्याकरण के अनुसार यह प्रयोग पूरी तरह उचित है, शुद्ध है, और अलुक समास मान ले तो भी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। नियम 12, समास के कुछ रूपों में प्रथम पद का लोप हो जाता है और एक पद ही दोनों पदों का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक, समास का अर्थ है कि दो पद होंगे, प्रथम पद की विभक्ति का लोप होगा। अब बता रहे हैं कि ऐसे समास भी मिलेंगे जिसमें प्रथम पद की विभक्ति तो क्या, पूरा का पूरा पद ही लुप्त हो जाएगा। जैसे पितरो, अब पितरो शब्द द्विवचन में है, इसका अर्थ होना चाहिए दो पितर। अब दो पितर कौन से होंगे, दो पिता तो होने से रहे, इसलिए पितरों का अर्थ है माता और पिता। माता का लोप हो गया, पितरों में ही माता और पिता दोनों का अर्थ समाहित हो गया। कहना चाहिए था माता पितरों। समास की दृष्टि से यदि बनाते तो शब्द बनना चाहिए था, जो पद बनना चाहिए था, समस्त पद, वो होना चाहिए था माता पितरों। इसका विग्रह होगा माता चा पितरा चा, पिता चा, माता चा पिता चा, माता और पिता। और माता और पिता का जब समास हुआ तो बन गया मात्र पितरों। मात्र पितरों में मात्र शब्द का लोप हो गया तो केवल बचा पितरों। पितरों में ही माता और पिता दोनों अर्थ समाहित हो गए। ये पूरा का पूरा प्रथम पद लुप्त हो गया। पितरों शब्द इसका बहुप्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें माता पितरों के स्थान पर केवल पितरों का प्रयोग कर माता पितरों का अर्थ व्यक्त किया गया है। विशेष सामान्यता दंपति जैसे नित्य साहित्य वाले पदों में ही इस प्रकार के समास का प्रयोग संभव है। इस तरह के प्रयोगों को भी साहित्य में प्रचलित उदाहरण के रूप में ही मानना उचित है। व्यवहार में प्रथम पद का लोप किए बिना माता पितरों कहना या लिखना ही उचित है, जिससे अर्थ में भ्रम न हो।
अब कुछ शब्द ये होता है कि साहित्य में इतने प्रचलित हो गए हैं कि उससे पूरा अर्थ निकल आता है तो बात बन जाती है। ऐसा नहीं है कि हम जहां चाहे वहां यदि लोग करके अर्थ करने लगेंगे तो फिर तो समस्या हो जाएगी, ऐसा हमें नहीं करना है। तो आज ये कह सकते हैं कि समाज का प्रकरण पूर्ण होता है। आगे अगला अध्याय, अगला प्रकरण हम लोग संधि तथा प्रकृति भाव कल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अब आप लोग वेदाष्टक का पाठ कर लें, उसके पश्चात हम लोग वेद मंत्र करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। अभी भी कोई प्रश्न कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करें।